हेलो एवरीवन, मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की जो सीरीज चल रही है आप सभी को बहुत पसंद आ रही होगी। और फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप या जरूरत पड़ने पे कॉल कर सकते हो। तो आज हम लोग बात करेंगे मेरा एसेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। हालांकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड पे मैं और भी वीडियोस बना चुका हूं, तो उनके सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद आप उनको भी जा करके देख सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं कौन सा आपको ज्यादा पसंद आया है। इसी के साथ साथ मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जितनी वीडियोस मैं बनाता हूँ सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करके अपने गोल्स और टारगेट्स को पूरा कर सकें। और अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम को में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वापस से चलते हैं अपने मुद्दे पे और शुरू करते हैं हम लोग मेरे एसेट लार्ज के फंड के बारे में जानकारी देना। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते होगे तो आपको ये बात पता होगा कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। लंबे समय में आपके कैपिटल को एप्रिशिएट करवाना, मतलब आपको एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देना। जितने ज्यादा लंबे समय तक आप इसमें रुकेंगे उतना ही ज्यादा आपका पैसा इसमें बढ़ेगा। और इसके लिए थोड़ा सेफ्टी के लिए ये लोग बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, लार्ज कैप जो कंपनी होती है, ज्यादातर पैसा उस पर लगाती है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़ा कंजर्वेटिव नेचर का है कि मैं ज्यादा वॉलेटिलिटी पसंद नहीं करता, बट हाँ मुझे एक अच्छा रिटर्न चाहिए, तो ऐसे लोगों को लार्ज के म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और अगर उनमें बस एक चीज है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए ना हो, मतलब 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने ना आ रहे हो। अगर वो चाहते हैं कि वो 5 साल 10 साल या 20 साल तक भी टिके रहना चाहते हैं, किसी अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो ही उनको लार्ज के म्यूचुअल फंड्स पे फोकस करना चाहिए। तो आज हम लोग मिराई एसेट में ही बात करते हैं कि इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जैसे फंड साइज भी कहते हैं, वो 30 लाख करोड़ का है, जो कि इंप्रेसिव है, बहुत अच्छा है। एनएबी इनका 4 अगस्त 2022 तक के डेटा था, देखे तो 84 रुपीज 66 पैसा है। तो अगर आप इस वीडियो को बाद में देखोगे या कभी बाद में इस पर रिसर्च करोगे, तो हो सकता है कि इसकी वैल्यूज में थोड़ा सा चेंजेस आ चुके होंगे। सीएजीआर इसकी ग्रोथ देखोगे लास्ट 5 सालों में तो 12.65 है, जो कि मेरे को अच्छा रिटर्न लग रहा है लार्ज के म्यूचुअल फंड में। ये नहीं कहूंगा बहुत इंप्रेसिव, पर मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक है। रिस्कोमीटर में वेरी हाई कैटेगरी में, क्योंकि आप सबको पता है, क्योंकि ज्यादातर इनका जो पैसा है इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट हो रहा है। तो अभी हम लोग मेन बात करते हैं कि इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ये जो पैसा है 30,000 करोड़ जो है, किन कंपनीज में ज्यादातर पैसा इनका लगा हुआ है, किस तरह के सेक्टर में ज्यादातर पैसा लगा हुआ है, कौन इस फंड को मैनेज कर रहा है, उनको कितना एक्सपीरियंस है, ताकि हम इस म्यूचुअल फंड स्कीम को लेकर कितना श्योर हो सकते हैं कि ये जो रिटर्न हमें ये बता रहा है वो आगे भी इसको कंटिन्यू रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। इन सारी चीजों को हम लोग बहुत ही जल्दी शॉर्ट में सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अब सबसे पहले सेक्टोरियल ब्रेकडाउन देखते हैं हम लोग कि किस किस जो सेक्टर में इनका ज्यादातर पैसा लगा हुआ है। तो आप नोटिस करोगे बैंक्स में इनका 25% तक पैसा है। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर वाली सब जो कंपनीज होती है, इनमें लगभग 16% पैसा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में लगभग 8%, फार्मास्यूटिकल में 6.25%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इनका लगभग 5.3% है। तो ये सारे जो डेटा है आप इसको देख सकते हो, इसको आप नोट भी करके रख सकते हो। इससे फायदा क्या होगा कि आपको अगर लगता है कि इंडिया में इस तरह के सेक्टर्स में ग्रोथ आएगी आने वाले 5-10 सालों में या 20 सालों में, जितने भी लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, तो ही आपको इस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टेड रहना चाहिए जो कि इसमें पैसा लगा रही है। तो थोड़ा सा ज्यादा जानकारी लोगे तो आपको ज्यादा सहूलियत हो जाएगी आगे देखने में कि आपका इसमें कितना भविष्य हो सकता है, कितना आपको प्रॉफिट बन सकता है। इसके अलावा जो टॉप 10 कंपनीज है जिसमें इनका सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, तो इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयरटेल, टीसीएस, सन फार्मा और एससीएल टेक्नोलॉजीज। ये आप सारा सारा लाइन से आप देख सकते हो। तो आपको इससे सीधे पता क्या चलेगा, अगर आप इनमें से किसी कंपनी में कभी जॉब कर रहा हो या ऐसे लोग को जानते हो, इन कंपनीज का नाम तो बहुत बार आपने सुना ही होगा। तो आपको अगर लगता है कि कंपनियां बहुत अच्छी हैं, सेफ हैं, इसमें इन्वेस्टेड रहना अच्छा है और ये आगे भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि देखो हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते कि हमारा पैसा सेफ्टी के साथ रहे, हम सिर्फ पैसा इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं कि पैसा सेफ तो रहे पर वो आगे ग्रोथ भी दे, मतलब मेरा पैसा आगे बढ़े भी। वरना सिंपल है अपने बैंक अकाउंट में रख लेते, सीधा सा, या कैश अपने पास रख लेता, अगर सेफ्टी चाहिए थी बस, तो उससे ज्यादा सेफ क्या होगा। तो सिंपल सा इसको समझने के हमें ग्रोथ भी चाहिए। तो आपको ये तो देखना ही होता है कि ये सारी कंपनियां कितनी स्ट्रांग है, इनके फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है, कि अच्छे हैं कि नहीं है, ये नामी कंपनियां हैं कि नहीं है। बट साथ में ये भी देखना चाहिए कि क्या इन कंपनियों का आगे ग्रोथ होगा। तो अगर आपको इसके रिलेटेड भी कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में भी पूरी डिटेल्स आपको निकाल करके एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको दे सकूं। ठीक है, तो ये टॉप 10 इनकी होल्डिंग्स आपने देख लिए। अब बात करते हैं कि इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है, उन्हें कितने सालों का एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले फंड मैनेजर है इनके मिस्टर गौरव जी, जिन्हें लगभग 11 सालों का एक्सपीरियंस है और 2021 से लास्ट ईयर से ही आप देखोगे तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो मैं इनके ऊपर मैं अभी ज्यादा श्योर नहीं हूँ इस फंड को लेकर के, क्योंकि अभी तक जैसा ये जो परफॉर्म हुआ है इस मतलब आप देखोगे
कि 12.65% का जो CAGR था वो इन्होंने डिलीवर नहीं किया है। आप नोटिस करोगे जो पहले इनके फंड मैनेजर्स थे उन्होंने डिलीवर किया था। तो ये कैसे चेक करेंगे कि भाई ये क्या करने वाले हैं? तो इसके लिए आपको एक छोटा सा एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको क्या करना होता है। जब आप किसी भी फंड मैनेजर्स को आप देखते हो कि ये वाला फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड स्कीम को देख रहा है, इसको मैनेज कर रहा है, तो आप देखो कि जो अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम को भी इन्होंने मैनेज किया होगा और अभी भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक को नहीं करते हैं, और भी अलग अलग फंड को ही मैनेज करते रहते हैं। तो आप देखो कि जिसमें इन्होंने 4-5 साल से मैनेज कर रहे हैं तो उनमें कितना रिटर्न जनरेट किया है। अगर आप ये देखोगे खुद से जाकर रिसर्च करके कि जिस फंड को ये लास्ट 5 साल से ये देख रहे थे उनमें लगभग 13% या 14% का या 12.5% ऊपर का रिटर्न जनरेट किया है, तो आपकी श्योरिटी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हाँ ये इस फंड को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और जितना ये अभी तक रहा है इतना या इससे ज्यादा ही आपको रिटर्न मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप थोड़ी सी रिसर्च खुद भी कर लेना और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में डालना, कोशिश करूंगा वो डिटेल्स भी आपके लिए अलग से लेकर आ जाऊंगा मैं। दूसरे पर्सन है मिस्टर गौरव जी, जो कि 26 सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है। और आप देखोगे कि ये भी 2019 से, तो एटलीस्ट हम ये मान सकते हैं कि एटलीस्ट 3 साल से तो इनको मैनेज कर ही रहे हैं। तो आप फिर भी आप इनके बारे में भी जाकर पूरा डिटेल्स ले सकते हो कि कौन कितना पानी में है, आपको साफ साफ पता चल जाएगा, क्योंकि यार आपकी मेहनत का पैसा है। ऐसे ही किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को सिर्फ उसके रिटर्न को देख करके पैसा मत डाल दिया करो। जितनी ज्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन लोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, कि भाई कल को ऐसा ना हो कि पैसा लगाने के बाद आप ये सोचो कि यार मुझे तो पता ही नहीं था। देखो, प्रॉफिट होना लॉस होना वो बात की बात होती है, कोई भी भविष्य नहीं जानता अपना, पर एटलीस्ट हमारी तरफ से अगर जितनी ज्यादा रिसर्च होगी तो हम ज्यादा श्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई जो हमारा पैसा लगा वो सेफ हैंड में जा रहा है, सही लोग उसे मैनेज कर रहे हैं, जितनी मुझे एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट उतना या उससे ज्यादा का रिटर्न भी मुझे मिल सकता है। तो इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च आप खुद भी शुरू करना, और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो मैंने आपको कहा है आप उस नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आप कोशिश करना डायरेक्ट कमेंट में डाल देना इस वीडियो के, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो चलिए एक बार हम रिटर्न देखते हैं कि इन जो फंड मैनेजर को मैनेज कर रहे थे उन्होंने क्या इन्होंने करा है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का पहले देखते हैं, जिसे लमसम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अगर किसी ने 3 साल पहले अगर 1 लाख रुपए इस फंड में डाला होता, मतलब वन टाइम डाल के छोड़ दिया होता, तो अभी इनका वो लगभग 1.5 लाख रुपए हो गया होता, जो कि अच्छा है। और अगर किसी ने 5 साल पहले डाला होता तो यहाँ पे वो 1,81,000 हो चुका होता। अभी मैंने और भी लार्ज के म्यूचुअल फंड से वीडियो बनाई है, आपने देखी होगी, तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जैसे 1,81,000 है, किसी किसी ने 1,92,000 1,97,000 तक भी डिलीवर किए हैं रिटर्न। तो आपको ये थोड़ा सा देखना। अब आप बोलोगे यार सिर्फ 10-15 हजार का ही तो फर्क है, पर आप बताओ कि 10-15 हजार तो कम होते हैं। अगर आपको ये कम लगता है तो आंख बंद करके किसी भी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर ले लो, पर अगर आपको लगता है कि नहीं वो भी आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है, क्योंकि बात सिर्फ 1 लाख रुपए की थी, इमेजिन करिए आपने 10 लाख रुपए डाले होते, तो ये आपका ये 15 हजार नहीं 1.5 लाख रुपए हो जाता है ना। इन्वेस्टमेंट जो अगर आपकी 10 टाइम्स होती तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंस भी 10 टाइम्स हो जाता। तो इसलिए आपको कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा बेटर रिटर्न मिले, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बट इट डजेंट मीन कि ये जो फंड जिसके बारे में आज स्कीम का बता रहा हूँ ये बेकार है। अगर आपको बिना मेहनत करे 1 लाख रुपए आपने 5 साल पहले डाले होते और 1,81,000 रुपए हो चुके हैं अभी, मतलब सोचो बिना मेहनत करे, तो इसमें बुरा क्या है, ये अच्छा ही है। पर मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको हमेशा अच्छे में से और अच्छा चूज करना है, इसलिए सारी वीडियोस बनाता हूँ। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आप बात करते हैं हम लोग SIP को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना आज की डेट में पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि मंथली बेसिस पे हमारे पेमेंट से थोड़ा थोड़ा कटता रहेगा, सही रहेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप 5,000 रुपए भी पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे होते लास्ट 3 ईयर से, तो अभी तक आपका टोटल 2,37,000 हो जाता, जो कि मुझे ये अच्छा लगा है। 5 ईयर से अगर कर रहे होते तो ये आपका 4,40,000 हो चुका होता, जो कि ये मुझे भी पर्सनली बता रहा हूँ ये मुझे अच्छा लगा है। तो सोचो ना, आप 5,000 रुपए करके जमा कर रहे हो, धीरे धीरे करके आपका लगभग 4.5 लाख हो गए, तो ये बुरा नहीं है। अगेन कह रहा हूँ कि ये बुरा नहीं है, अच्छा है ये। बट अब सवाल क्या है कि ये जो रिटर्न अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो सवाल ये बनता है कि क्या ये रिटर्न आगे भी जनरेट होगा। मतलब क्या है कि भाई ये तो उन लोगों का रिटर्न है जिन्होंने लास्ट 5 सालों से 5-5 हजार रुपए पर मंथ डाला, तो उनका ये हो गया। बट अभी आप मान लो आज से शुरू करते हो, तो अगले 5 साल बाद भी क्या इस तरीके का रिटर्न जनरेट करेगा? इस चीज के लिए हमें कुछ 3 पैरामीटर को खास करके ध्यान से देखना चाहिए, और ये आप प्लीज मैं हर वीडियो में बताता हूँ। पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा है बीटा, और तीसरा है शार्पे रेशियो। ये चीज को बस थोड़ा सा ध्यान समझना कि यहाँ पे क्या करना होता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये जो बीटा है ये शो करता है वॉलेटिलिटी को, मतलब उतार चढ़ाव को। तो ऐसा माना जाता है कि उतार चढ़ाव जितना कम होगा उतना अच्छा है हमारे लिए।
मतलब क्या होता है यार, आप खुद सोचो ना कि आपने मान लो किसी चीज का मतलब चीनी लेने जाते हो, एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि चीनी लेने जाते हो कि आज आपको मिल रहा है 10 रुपए किलो, कल आपको मिल रहा है 50 रुपए किलो, फिर आपको मिल रहा है 30 रुपए किलो, फिर आपको मिल रहा है 100 रुपए किलो। तो आपको नहीं लगता कि आप हमेशा यही इंतजार करोगे कि यार मैं ऐसा ना गलती से कर दूं कि मैं जरूरत ऐसे वक्त पे पड़ जाए जब आपको 50 रुपए 100 रुपए में खरीदना पड़ जाए। समझ पा रहे हो इस बात को? मतलब आप तो यही चाहोगे कि आपको जरूरत ना पड़े, इमरजेंसी ना पड़े ऐसे वक्त में जब 50 या 100 रुपए में खरीदना पड़े, आप चाहोगे 10 या 30 रुपए में खरीदो। बट इसकी विपरीत अगर वॉलेटिलिटी कम है, कि मान लो अगर आज 15 रुपए है, मान लो फिर 16 रुपए है, या कभी 17 रुपए है, या कभी 16 ही रुपए है, तो ये होता है बहुत ही लो वॉलेटिलिटी हो गई। बहुत ही लो वॉलेटिलिटी, मतलब इससे ज्यादा फेयर प्राइस और क्या हो सकता है कि आपको लगता है यार कभी भी जाओ तो लगभग वही प्राइस मिलता है, तो इसमें आपको कभी भी दिक्कत परेशानी होगी ही नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि हाई वोलेटिलिटी का मतलब है यहाँ पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को बाय करते हो या सेल करते हो, तो जब यूनिट्स का जो प्राइस है अगर वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा ऊपर नीचे। तो इससे क्या होगा कि अगर आप एसआईपी कर रहे हो, पर मंथ में थोड़ा थोड़ा डाल रहे हो, तो आज आपने मान लो 40 जैसे 80 रुपए के आसपास खरीदा, कल मान लो आप मतलब एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद खरीदो 120 पे खरीद रहे हो, फिर उसके बाद कभी मान लो 70 पे खरीद रहे हो, फिर आप 150 पे खरीद रहे हो, तो ये होता है हाई वोलेटाइल, बहुत ज्यादा हाई वोलेटाइल। तो इस चीज को थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए बेहतर होता है, कि ऐसा हमारा मानना है। बाकी आपकी मर्जी है कि अगर आपको वॉलेटिलिटी पसंद है तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, वॉलेटिलिटी जितनी कम होगी उतना अच्छा है। अब बात करते हैं शार्पर रेशियो की। ये चीज क्या है, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और इस फंड स्कीम का अच्छा भी है। ये क्या होता है कि ये डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड, ये जो स्कीम है इसके फंड मैनेजर पे। अभी जिसका फंड मैनेजर है वो जो भी हम पैसा देते हैं एज एन इन्वेस्टर, उसको ये मैनेज करता है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। तो आप भी जानते हो कि थोड़ा ना कुछ रिस्क भी लेता है। तो जितना रिस्क ले रहा है उसके रिस्पेक्ट में कितना हमें रिटर्न जनरेट करके देता है, ये उस चीज को कहीं ना कहीं शार्प रेशियो शो करता है। तो बस अभी इस चीज के लिए बस इतना समझो कि जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। मतलब एक बार रिपीट करता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जितना कम उतना अच्छा, शार्पे रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा। मैं हर वीडियोस में इस बात को मैं बार बार इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये चीज कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज आप रिटर्न्स देखो, अच्छी बात है, पर ये जरूर देखना, ठीक है? तो अभी देख लेते हैं इस फंड का। आप नोटिस करोगे कि यह जो एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज कैसे है, क्योंकि अलग अलग जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, एसबीआई ब्लू चिप फंड है, एक्सिस ब्लू चिप फंड है, कैनरा रोबेको, और हालांकि मैं इन सभी पे वीडियोस बना चुका हूं, इनका भी जाकर देख सकते हो। लिंक में इन सभी के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी क्या है, इन सब का जो एवरेज है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो इसका एवरेज है वो हर टाइम पे अपडेट होते रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। कि जैसे जब मैं पिछली बार जब मैंने इन सब की वीडियोस बनाए हुए थे तो इन सब के एवरेज आप नोटिस करोगे प्रीवियस वीडियोस में ये कम थे। तो जाहिर सी बात है कि अभी मतलब है कि थोड़ा सा ये बढ़ा है, तो आपको जाकर ये देखना है। तो इसे घबराना नहीं है कि यार पहले तो कम थे, हम जब खरीदे तब तो कम, तब तो बढ़ गया, तो इससे टेंशन नहीं लेना है। इसको पहले मैं एक आम भाषा में समझा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। कि मान लो कोई एक बच्चा है, एग्जाम्पल के लिए सुरेश नाम का बच्चा है। अभी इसको समझना आप कि ये बच्चा रेगुलर अच्छा परफॉर्म करता है, मान लो ये 80% लाता है स्कूल में या 90% लाता है स्कूल में, जो भी इसकी परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी चल रही है। तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है आपके लिए कि ये जो स्टैंडर्ड डिविजन बीटा और ये जो शार्पर रेशियो, ये इसकी परसेंटेज नहीं है, ये है समझ लो इसके रिटर्न्स। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, बस समझना, ये इनके रिटर्न्स है। तो ये तीनों चीजें क्या है, ये इस तरीके शो कर रहे हैं कि मान लो इस पर्सन का बिहेवियर कैसा है, इस पर्सन की अटेंडेंस कैसी है, क्योंकि ये जो चीज है ये शो करता है इसकी पर्सनैलिटी को। तो आप क्या समझो कि अभी ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा और जो शार्पर इश्यू है, ये कहीं ना कहीं जो फंड मैनेजर का जो काम करने का तरीका है उसकी पर्सनैलिटी को शो कर रही है। और पर्सनैलिटी इतनी जल्दी चेंजेस नहीं करते हैं। तो अगर ये कभी आप सोचोगे यार ये पिछली बार ये एवरेज कम था या ज्यादा था, इस बार चेंज हो गया, तो इससे कभी घबराना मत। आपके रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं कभी कभी, पर नॉर्मली तौर पे पर्सनैलिटीज चेंज नहीं होती है अचानक से। तो इसके आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने एक बार देखा है तो ठीक है। तो अभी आप तीनों पैरामीटर्स को देखोगे तो आप यहाँ साफ देख रहे हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए पर ये ज्यादा है, बीटा कम होना चाहिए पर ये ज्यादा है, शार्प रेशियो ज्यादा ही होना चाहिए पर तो ये ज्यादा ही है, तो ये अच्छा है। तो तीन पैरामीटर में हम टिक कर रहे हैं इसको और इन दोनों को क्रॉस कर रहे हैं कि इन दोनों में ये फिट नहीं बैठ रहा है। बट इस डजंट मीन कि ये खराब है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। क्या हमें इसमें लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं हम हाई वोलेटाइल होने के बाद भी। बट इस चीज के लिए आपको खास करके ध्यान क्या रखना है कि जो आपका पैसा वही पैसा इसमें डले जो असेंशियल ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि कभी इमरजेंसी पड़ गई और आपको मजबूरी में निकालना पड़ जाए, क्योंकि मैंने एग्जांपल लिया था ना,
अगर मजबूरी में वॉलेटाइल है, जैसे मैं चीनी का एग्जांपल लिया था कि मजबूरी में अगर 100 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा तो दिक्कत आ गई ना। तो इस चीज के लिए हमेशा ध्यान रखना कि मजबूरी में आपको बेचना नहीं पड़ेगा ये सब चीजें, क्यों आज आप जिस भी प्राइस को खरीद रहे हो, पर अगर कल को ये मार्केट किसी वजह से गिरा और इसका जो यूनिट का प्राइस है वो नीचे गिर गया और आपको मजबूरी में बहुत छोटे से प्राइस पे बेचना पड़ गया, तो आपको बहुत कम प्रॉफिट आएगा। तो इसी के लिए अगर कोई आप में से ऐसा कोई इन्वेस्टर है जो कि वॉलेटिलिटी से उसको दिक्कत नहीं है, मतलब उसके पास सफिशिएंट पैसा है कि हाँ इसमें डाल सकता है, उसके अलावा भी अपने इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी फंड में अलग अलग जमा कर रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी मेरा कहना है कि अगर आप लो वोलेटाइल वाला अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करोगे तो ज्यादा बेटर है, और हाई शार्प रेशियो होगा तो ज्यादा अच्छा है। बाकी मर्जी तो आपकी, मेरा बताना आपको बस काम है। मुझे अच्छा लगता है इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आपको ये शेयर करना इन्फॉर्मेशन, तो मैंने शेयर किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर देना। और अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई ऐसा पर्सन है जो म्यूचुअल फंड रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी चीज सीखना समझना चाहता है, तो आप कमेंट में भी जरूर बता सकते हो, उनको वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि मैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस मैं बना सकता हूँ। अगर कोई भी टॉपिक पे अगर आपको कुछ सीखना तो जरूर आप बता देना। विद दिस ऑल, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।